गुड इवनिंग डियर। नाउ अभी तक हमने स्टार्ट किया है 12th अकाउंटेंसी और 12th इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th बिजनेस स्टडीज भी। फिलहाल हम लोग कंटिन्यू करेंगे 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था? पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का मीनिंग देख लेते थे, लेचर देख लेते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने देख चुका था। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन डिटेल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उनकी जनरल एंट्रीज क्या होती है, ये सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट को डीप में स्टडी करेंगे इन दिस लेक्चर। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 11th क्लास में जब हम स्टडी करते थे तो हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ यहां पे एक वर्ड चेंज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या है समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखिए व्हेन यू वर इन 11th क्लास तो हम यहां पे बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ ये सब बनाने के बाद हम टोटल करते थे और यहां पे आता था हमारा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और इसको हम क्या करते थे? बैलेंस शीट में लेके जाते थे और यहां पे हमारा होता था कैपिटल, और इस कैपिटल के साथ अगर नेट प्रॉफिट होता था तो प्लस कर देते थे नेट प्रॉफिट, और नेट लॉस होता था डायरेक्टली नेट लॉस को माइनस कर देते थे। दोनों में से कोई एक होता था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप का था। किसका था? सोल ट्रेडरशिप का था। तो सोल ट्रेडरशिप में क्या होता है, जितनी भी प्रॉफिट होगी, मतलब सिंगल ओनर, जितनी भी प्रॉफिट या लॉस होगी उस अकेले का होगा, तो सीधे उसके कैपिटल में ऐड कर देते थे या लेस कर देते थे। नाउ अब यहां पे समझना, हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं पार्टनरशिप, हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं पार्टनरशिप। तो मिनिमम यहां पे 2 पार्टनर होंगे और 2 पार्टनर के अलावा ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, सो मिनिमम देयर मस्ट बी 2 पार्टनर। नाउ अब ये जो नेट प्रॉफिट होगा, ये 2 पार्टनर है, 2 से ज्यादा है, तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मान लो ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, कुछ हिस्सा ए के में जाएगा और कुछ हिस्सा बी के में जाएगा। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को हम एक सेपरेट अकाउंट में शो करेंगे एंड दैट अकाउंट इज नोन एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? देखो पहला पॉइंट कि जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड or made to show the distribution of profit or loss among the partner। ठीक है, जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। मीनिंग समझ में आ गया? दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते हैं वो कौन से अकाउंट के बाद बनाते हैं? पी एंड एल अकाउंट के बाद बनाते हैं। किसके बाद बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही हमको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस का पता चलेगा, और बिफोर फाइंडिंग नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते। तो कह सकते हैं इट इज एक्सटेंशन टू पी एंड एल अकाउंट। ये जो पी एंड एल अकाउंट के बाद बनाया जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं एक्सटेंशन टू पी एंड एल अकाउंट। नाउ अब देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है इसका, कैसे बनाते हैं फॉर्मेट। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, ये हो गया हमारा अमाउंट पर्टिकुलर। देखिए डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ना ये सिंपल फॉर्मेट है, जैसे पी एंड एल अकाउंट होता था वैसा ही क्या है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। क्रेडिट साइड हम शो करेंगे प्लस आइटम को,
और डेबिट साइड हम शो करेंगे माइनस आइटम। मतलब जितनी भी इनकम आइटम है उसको हम शो करेंगे क्रेडिट साइड, और जितनी भी एक्सपेंस आइटम है उनको हम किधर शो करेंगे, डेबिट साइड। तो ये जो रूल दिख रहा है आपको कि क्रेडिट साइड हम इनकम आइटम को शो कर रहे हैं और डेबिट साइड हम एक्सपेंस या माइनस आइटम को शो कर रहे हैं, ये कौन से अकाउंट का रूल है? दिस इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो हम कह सकते हैं कि P&L अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब देखो, जब कभी भी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम किसकी नजर से इसको बनाएंगे? फर्म की नजर से। फर्म की नजर से कहने का मतलब यह है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? फर्म। देखो यहां पे आपका पार्टनर है और ये आपका फर्म है, तो फर्म जब कभी भी कुछ देगा पार्टनर को तो फर्म के लिए क्या हो गया? माइनस। पार्टनर के लिए क्या हो गया? प्लस। और फर्म जब कभी भी पार्टनर से कुछ लेगा तो फर्म के लिए क्या हो गया? प्लस। और पार्टनर के लिए क्या हो गया? माइनस। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता था? पार्टनर होता था, मतलब हम पार्टनर का प्लस माइनस देखते थे। पर जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मतलब फर्म का प्लस या फर्म का माइनस। तो यहां पे कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म के नजर से देखना है, मतलब जो प्लस और माइनस होगा वो किसके नजर से देखना है? हमको फर्म के नजर से देखना है। ठीक है, नाउ अब फर्म के लिए क्या इनकम हो सकता है और क्या एक्सपेंस हो सकता है उसको एक एक करके लिखते हैं। लेकिन इनकम और एक्सपेंस तो बहुत सारा होता है, तो इसमें हम किन चीजों को लिखेंगे? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम उन्हीं चीजों को लिखेंगे जो पार्टनर से रिलेटेड रहेगा। किससे रिलेटेड रहेगा? पार्टनर से रिलेटेड रहेगा। पार्टनर के अलावा किन्हीं और चीजों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम यहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्योंकि आपने देखा कि हम जब यहां पे P&L अकाउंट बनाते हैं तो यहां पे जितनी भी एक्सपेंस और जितनी भी इनकम है या जितनी भी लॉसेस हैं वो सब को हम ऑलरेडी किस में रिकॉर्ड कर चुके हैं? P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो छूटा क्या होगा? इस नेट प्रॉफिट के बाद पार्टनर को हमको क्या करना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट को किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर को। तो जो कुछ भी चीजें या जो कोई भी ट्रांजेक्शन पार्टनर से रिलेटेड होगा उन्हीं ट्रांजेक्शंस को हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन पार्टनर से रिलेटेड भी बहुत सारे ट्रांजेक्शंस हैं तो उनको भी हमको फिल्टर करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना, हम यहां पे शो कर रहे हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो पार्टनर से रिलेटेड वो ट्रांजैक्शन जो नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करे, मतलब या तो नेट प्रॉफिट को बढ़ाए या तो नेट प्रॉफिट को कम करे, इन्हीं सारी चीजों को हम सिर्फ इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अदर देन दैट थिंग कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट only transaction related to partner can be shown। मतलब पार्टनर के अलावा मैनेजर है, एम्प्लॉय है, इनसे रिलेटेड सारी चीजों को हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ अब देखिए, पार्टनर से फर्म को क्या मिलेगा? वो इनकम है। और पार्टनर जो है फर्म से क्या लेगा वो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। मतलब फर्म पार्टनर को कुछ भी देगा तो एक्सपेंस है जो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, और फर्म पार्टनर से क्या लेगा वो इनकम है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। ठीक है, चलिए, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का थोड़ा सा फॉर्मेट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है, जैसे यहां पे हमने देखा था कि ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट और ये नेट लॉस, तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे और डेबिट साइड नेट लॉस को ट्रांसफर करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं बाई नेट प्रॉफिट, या इधर लिख सकते हैं टू नेट लॉसेस। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों तो हो ही नहीं सकता, या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब पार्टनर से इनकम के रूप में फर्म को क्या मिलता है? दैट इज बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की चीज है जो पार्टनर से फर्म को मिलता है। मान लो यहाँ पे दो पार्टनर है ए और बी, तो ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट टोटल कर लेंगे अमाउंट इंडिविजुअल को और इसको क्या करेंगे? बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से फर्म को मिलता है। अब फर्म क्या देता है पार्टनर को? ओके, लिखते हैं इधर, टू सैलरी देता है,
टू कमीशन देता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, पार्टनर को मिलता है फर्म से, इसलिए फर्म के लिए क्या है, ये लॉस आइटम है। तो इसको हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड। अच्छा, कुछ चीजें ऐसा जो पार्टनर से रिलेटेड है पर यहां पे आपको दिख नहीं रहा है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर पार्टनर कैपिटल भी तो लगाता है फर्म में, ये भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। पार्टनर ड्राइंग भी तो करता है, ये भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। पर ड्राइंग और कैपिटल को यहां पे क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ड्राइंग और कैपिटल से कंपनी के या फर्म के प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं होता। हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखा रहे हैं। अगर कोई पार्टनर मान लो कोई एडिशनल कैपिटल या कैपिटल लेके आता है तो क्या नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। अगर कोई ड्राइंग कर लेता है तो क्या नेट प्रॉफिट घट जाएगा, नहीं घटेगा। एक्सेप्ट कौन सा, ड्राइंग आपका आउट ऑफ प्रॉफिट, वो भी अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ट्रांजेक्शन से कोई इफेक्ट इस अकाउंट को नहीं होने वाला, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज लिखे। अब एक चीज और ध्यान देंगे जो हमको लिखना है, टू जनरल रिजर्व। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर जनरल रिजर्व को हमने यहां पे क्यों लिखा, ये तो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। पहली बात देखो, जनरल रिजर्व कहां से आता है, जनरल रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट का हिस्सा है। ठीक है, प्रॉफिट का एक हिस्सा को हम ओनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिविडेंड के फॉर्म में, और एक हम बचा के रख लेते हैं, वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग। जो हम पैसा बचा के रख लेते हैं फॉर्म में क्या कहलाता है, रिटेन्ड अर्निंग। इसको भी दो पार्ट में बांट देते हैं, एक होता है प्रोविजन जो आपने 11th में पढ़ चुका है, और एक होता है रिजर्व। अब देखो, ये जो पहली बात तो रिजर्व को हमने डेबिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि रिजर्व निकलने से प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है, और कम होगा मतलब निगेटिव आइटम किधर आएगा, डेबिट साइड आएगा। दूसरी बात, रिजर्व पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, फिर भी क्यों लिख रहे हैं, एक्चुअली रिजर्व पार्टनर से रिलेटेड है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो किसका पैसा है, ओनर का। हम डिस्ट्रीब्यूट करें ना उसको, प्रॉफिट ओनर का पैसा है। अब इसको हमने कंपनी के पास रिजर्व के फॉर्म में रखा हुआ है, जिस दिन ये रिजर्व यूज नहीं होगा ये पैसा वापिस किसको जाएगा, ओनर को ही जाएगा। तो ये पैसा किसका है, ओनर का पैसा है, पार्टनर का पैसा है। इसीलिए हम लोग जनरल रिजर्व को कहां पे लिखते हैं, डेबिट साइड। अब ये सारी चीजों को हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर देते हैं। ठीक, नाउ अब हम क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों साइड को टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों साइड को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो या तो आपका जो बैलेंस है वो इधर आएगा, या तो जो बैलेंस है वो इधर आएगा, मतलब कि इधर एक तरफ भी कम आएगा। अगर डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड देन द बैलेंस विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड देन बैलेंस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। जैसे मान लो यहाँ पे 1 लाख लिखा है हमने, 1 लाख, और ये सबको टोटल करके हमारा कितना आता है, 90,000, तो बैलेंस कितना आएगा, 10,000, विच मीन्स इनकम साइड इज मोर देन एक्सपेंस साइड। तो जो ये अमाउंट है, यहाँ पे जो हमने अमाउंट लिखा है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट। ठीक है, और अगर इधर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, लॉस। प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को बांटेंगे। प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर लॉस हो गया तो भी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, दोनों में से कोई भी एक। वैसे 20 पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, दोनों में से एक, और सेम चीजें इधर पे लिखेंगे। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, या इस लॉस को हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल लॉस। तो ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस। डिविजिबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी प्रॉफिट को हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए क्या कहलाएगा ये डिविजिबल प्रॉफिट। और लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए क्या कहलाएगा ये डिविजिबल लॉस। नाउ अब ये ए और बी को किस रेशियो में बांटेंगे, है ना, किस प्रोपोर्शन में बांटेंगे, तो इट कैन बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। या तो क्वेश्चन में ये मेंशन्ड होगा कि किस रेशियो में बांटना है, इक्वल बांटना है, 2:1 में बांटना है, 3:1 में बांटना है, 3:2 में बांटना है, वो ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। और अगर मेंशन्ड नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको इक्वली, जितने भी पार्टनर उनके बीच में क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि हमने पहले बोला था कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होता, मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हो गया हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। फिलहाल अभी इसमें बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को एक एक करके देखते जाना और जानना है कि डिटेल में ये सारे ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले यहां पे देखते हैं हम लोग,
यहां पे लिखा है कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, यहां भी लिखा है कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, और ये सभी में एप्लीकेबल है। तो हम कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट कब यूज करेंगे? देखिए, कैपिटल अकाउंट वर्ड हम यूज करेंगे जब पार्टनर कैपिटल, या पार्टनर कैपिटल क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड से बन रहा होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा, ठीक है। और हम करेंट अकाउंट कब यूज करेंगे? करेंट अकाउंट कब यूज करेंगे? जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा। क्योंकि आपको जब मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो याद होगा जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कहां पे शो होता है? जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो करेंट अकाउंट में शो होता है, इसलिए यहां पे फिक्स के केस में क्या लिखेंगे? करेंट अकाउंट लिखेंगे। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तब तो एक ही अकाउंट है, क्रेडिट साइड हो जाएगा प्रॉफिट है तो डेबिट साइड हो जाएगा अगर लॉस है तो, ठीक है। और जब मैं आपको कैपिटल अकाउंट पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि वहां पे हम प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो कौन से अकाउंट से निकल के जा रहा है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकल के जा रहा है। इसलिए जब कैपिटल अकाउंट में ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो हम क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ओनली प्रॉफिट। समझ में आया? तो लास्ट लेक्चर मैंने बोला था कि आपको समझ में आ जाएगा आगे जाके कि हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों लिखते हैं। तो क्योंकि जो डिविजिबल प्रॉफिट है या लॉस है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए वहां पे जाके हम क्या लिखते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। अब इन सारी चीजों का मान लो आपको जर्नल एंट्री करने बोलता है, ये तो हो गया अकाउंट। अब अगर हमको क्या बनाना है? जर्नल एंट्री बनाना है, तो फिर हम क्या करेंगे? चलिए, बहुत ही आसान है जर्नल एंट्री बनाना। देख सकते हैं यहां पे, देखो सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और ये जितनी सारी चीजें डेबिट में लिखा हुआ है वो सबको हम लोग जर्नल एंट्री में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो जितनी सारी चीजें डेबिट में है वो जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, और जो हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा। दूसरी बात, इधर वाली चीजों को जब एंट्री करना है तो ये सारी चीजें किधर लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। किधर लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा? हमारा जो हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, या कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन एस ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन बीस ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब सीधी बात है, जो सारी चीजें डेबिट साइड है वो एंट्री में क्या हो जाएंगे? क्रेडिट, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और जो चीजें क्रेडिट साइड है वो एंट्री में क्या हो जाएगा? डेबिट, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री कैसे करना है, वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। धीरे धीरे अभी और समझते जाएंगे, बहुत कुछ इसमें सीखना बाकी है। अभी तो आपने सिर्फ फॉर्मेट देखा है, किधर लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि हमको इस सारी चीजों का ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो अभी बहुत सारी पॉइंट मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा। चलिए छोटा छोटा पॉइंट करके हम लोग देखते जाते हैं। सबसे पहले यहां पे पॉइंट करेंगे आप लोग, जैसे यहां पे दिख रहा है आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो क्वेश्चन में अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया है या नेट लॉस दिया है तो आपको कहां लिखना है? एप्रोप्रिएशन में लिखना है। लेकिन अगर ओनली प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट वर्ड नहीं है, या ओनली लॉस दिया है, नेट लॉस वर्ड नहीं है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा आगे जाके अभी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या दिया है वो बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर एप्रोप्रिएशन है कि बिफोर एप्रोप्रिएशन है ना? देखो नेट प्रॉफिट, पहला कंसेप्ट हमने देखा कि प्रॉफिट वर्सेस नेट प्रॉफिट देगा तो हमको क्या करना है। दूसरा कंसेप्ट समझना, बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया है या फिर आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया है। तीसरा चीज हमको समझना है, कुछ चीजें ऐसा है जो पार्टनर से रिलेटेड दिखता है पर है नहीं, तो उसको यहां पे अवॉइड करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। दूसरा चीज है मैनेजर से रिलेटेड चीजें हो गया, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके अभी डील करते जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट देखते हैं यहां पे, बिफोर एप्रोप्रिएशन और आफ्टर एप्रोप्रिएशन क्या है, इसको बहुत ध्यान समझना। जैसे क्वेश्चन में देखो एप्रोप्रिएशन क्या होता है वो समझो। कोई भी चीजें
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर लिखा है तो वो एप्रोप्रिएशन है। जैसे यहां पे देखो सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहां पे, सैलरी लिखा हुआ है, तो सैलरी क्या हो गया हमारा, एप्रोप्रिएशन हो गया। कमीशन एप्रोप्रिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन हो गया, जनरल रिजर्व एप्रोप्रिएशन हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पे जो नेट प्रॉफिट दिया है, ठीक है, जैसे मैं अलग से फॉर्मेट ले लेता हूं, थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया है ना, मैं यहां पे बना लेता हूं। मान लो यहां पे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, आपका लिखा हुआ है मान लो 80,000 रुपीज, और किसी पार्टनर को सैलरी देना, मान लो ए को सैलरी देना है, ए सैलरी, ठीक है, तो ए सैलरी मान लो यहां पे मैंने लिखा 10,000। तो अब आपका नेट प्रॉफिट कितना, सॉरी नेट प्रॉफिट नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट आपका कितना बचेगा, यहां पे बच जाएगा आपका 70,000, यहां पे क्या हो जाएगा 70,000। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं क्वेश्चन में कि जो नेट प्रॉफिट 80,000 दिया है वो आफ्टर सैलरी है, आफ्टर एप्रोप्रिएशन, आफ्टर सैलरी मतलब सैलरी का पैसा ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, ऑलरेडी माइनस हो चुका है, विच मीन्स ये है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना था हमें नहीं पता, एक्स था, और यहां पे हमने सैलरी माइनस कर दिया है 10,000 रुपीज। अब ये आ गया हमारे पास 80,000 मान लो, है ना, ये बोल रहा है, तो यहां बोल रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन या आफ्टर सैलरी हो गया ये। तो अब देखो सैलरी ऑलरेडी आपने माइनस कर चुका है, ऑलरेडी माइनस कर चुका है 10,000, उसके बाद हमारा 80,000 प्रॉफिट आया। अब मान लो इस प्रॉफिट को मैं यहां पे लेके जाता हूं 80,000 को, और फिर से मैं ये सैलरी को माइनस करूंगा, तो यहां पे जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है वो गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि डबल काउंटिंग हो गया, एक बार सैलरी आपने यहां पे माइनस कर चुका है और एक बार सैलरी आपने यहां माइनस कर दिया, दो बार माइनस कर दिया, तो दो बार माइनस कर दिया तो क्या हो गया हमारा, गलत हो जाएगा। इसीलिए समझना यहां पे जो नेट प्रॉफिट होता है ये बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, मतलब सैलरी के बाद नहीं, सैलरी के पहले होना था। तो एक्चुअली में अगर यहां देखा जाए नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कितना दिया हुआ है 80,000, तो 80,000 से अगर सैलरी से पहले प्रॉफिट देखा जाए तो कितना होता, 10,000 आपने माइनस किया था सैलरी के रूप में, उसको क्या कर दो, प्लस कर दो, सही करने के लिए क्या कर दो, प्लस कर दो, तो यहां होता हमारा 90,000। तो हम ये 80,000 नहीं शो करेंगे, यहां पे क्या शो करेंगे, 90,000 शो करेंगे, और यहां पे 10 माइनस करेंगे। अब देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन कितना आ गया, 80,000। तो बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन में कि जो नेट प्रॉफिट दिया है वो बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया है कि आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया है, ठीक है, बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया है या आफ्टर। तो अगर जो नेट प्रॉफिट है आपको बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया है या आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया है, अगर बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया, बिफोर एप्रोप्रिएशन मतलब ना ही उसमें सैलरी माइनस हुआ है पार्टनर का, ना ही उसमें कमीशन माइनस हुआ है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हुआ है, कुछ भी माइनस नहीं हुआ है अभी तक, तो हमको यही तो चाहिए, ये तो गुड एंड वेल है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ओके है। लेकिन अगर आपको आफ्टर एप्रोप्रिएशन दे दिया, आफ्टर का मतलब हो गया इसमें सैलरी माइनस हो चुका होगा, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका होगा, या तो कमीशन माइनस हो चुका होगा, वो क्वेश्चन बताएगा क्या ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो अगर वो जो भी चीजें माइनस हो चुका है उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। किन चीजों को प्लस करेंगे, जो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में माइनस हो चुका है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं बोलता हूं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर सैलरी, आफ्टर मैनेजर सैलरी, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैनेजर सैलरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता ही नहीं है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन आता है, सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीजें ही आता है, मैनेजर से रिलेटेड चीजें नहीं आता है। तो मैनेजर का सैलरी अगर माइनस हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना, वो तो माइनस होना ही चाहिए। आए क्या समझ में, ठीक। तो अगर नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया है तो गुड एंड वेल है, नेट प्रॉफिट अगर आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया है तो आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है, क्लियर। नाउ अभी नेट प्रॉफिट से रिलेटेड दूसरा कंसेप्ट ये भी समझना। मान लो कोई एक ऐसी चीजें हैं नेट प्रॉफिट में कोई एक ऐसी चीजें हैं जो पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है, एप्रोप्रिएशन का नहीं, पी एंड एल अकाउंट का, जो आप 11th में बनाते थे। मतलब एप्रोप्रिएशन में जो नहीं आता वो कहां आता है, पी एंड एल अकाउंट में। तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड मतलब क्या होता है, माइनस होता है। जैसे मैं ये पी एंड एल अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मान लो 1 लाख रुपीज, यहां पे मैंने लिखा टू मैनेजर सैलरी, मैंने लिखा टू एम्प्लॉय का सैलरी, या बैड डेट हो गया, है ना, ये 11th में लिखते थे, या टू डेप्रिसिएशन, ये सब लिखते थे। अब इसके बाद आता था हमारा नेट प्रॉफिट, इसके बाद हमारा क्या आता था, नेट प्रॉफिट आता था, ठीक है। इसके बाद क्या आता था, नेट प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना, अगर यहां पे 1 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट है, यहां पे क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए,
और ये सारी चीजें माइनस नहीं हुआ है तो क्या होगा, और माइनस हो गया है तो क्या होगा। अगर ये सारी चीजें माइनस हो गया है तो नेट प्रॉफिट हमारा जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। इसी नेट प्रॉफिट को हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लेकिन कोई एक ऐसी चीज है जो डेबिट आइटम है, P&L अकाउंट का डेबिट आइटम है और वो माइनस अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है। जैसे मैं बोलता हूं कि नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर सैलरी, बिफोर मैनेजर सैलरी मतलब मैनेजर सैलरी अभी तक माइनस नहीं हुआ है, तो सही करने के लिए इसको आफ्टर बनाना पड़ेगा। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे मैनेजर के सैलरी को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस नहीं करोगे तो वो नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट रह जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीजें जो एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, जो P&L अकाउंट का पार्ट है, तो वो चीजें अगर माइनस नहीं हुआ, माइनस हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है तो हमको डिडक्ट करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। दूसरा, अच्छा फर्स्ट पॉइंट देखो, प्रॉफिट वर्सेस नेट प्रॉफिट। अब अभी आपको समझ में आ जाएगा पॉइंट का मतलब क्या है। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है और कुछ भी नहीं बोला है, अगर कुछ बोला है तो फिर तो वो अलग बात है। आपको नेट प्रॉफिट वर्ड लिख रहा है, नेट प्रॉफिट है ना, क्या लिख रहा है, नेट, ये वर्ड लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपका P&L अकाउंट में जो भी चीजें आता है वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी लिखा था, मैनेजर का कमीशन, डेप्रीशिएशन, बैड डेट हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, ये सारी चीजें आपका क्या हो गया, ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट वर्ड दिया हुआ है, क्या वर्ड दिया हुआ है, प्रॉफिट वर्ड दिया हुआ है, ओनली प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं दिया, अगर ओनली प्रॉफिट वर्ड दिया है तो आप समझ जाना इसमें वो चीजें माइनस नहीं हुआ है जो P&L अकाउंट में आता है। मतलब जैसे मैनेजर कमीशन अभी मैंने आपको बताया, तो मैनेजर कमीशन क्या है, P&L अकाउंट का पार्ट है। तो अगर ओनली प्रॉफिट दे तो समझ जाना उसमें से मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हुआ है और आपको माइनस करना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से देखना, प्रॉफिट वर्ड दिया है या नेट प्रॉफिट वर्ड दिया है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन या मैनेजर का कमीशन। चलो ध्यान से देखना, यहां पे मैंने लिखा है, देखो सारी चीजें मैंने पार्टनर से रिलेटेड लिखा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन मैंने यहां पे नहीं लिखा है। अब आपको लग रहा होगा सर वो भी तो पार्टनर से रिलेटेड है, वो भी तो फर्म ही देता है, तो यहां पे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आप समझना। देखो, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, फर्म को क्या दिया, लोन दिया, तो इसके बदले क्या मिला, इसको इंटरेस्ट मिला। मैंने इसको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो पार्टनर ने जब लोन दिया तो यहां पे ये पार्टनर नहीं है, ये क्रेडिटर है। ये क्या है, क्रेडिटर है। और जो पार्टनर का लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसको एज अ क्रेडिटर मिल रहा है, नॉट एज अ पार्टनर। विच मीन्स ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपको किसी भी कंडीशन में देना पड़ेगा, प्रॉफिट हो या ना हो, आपको देना ही पड़ेगा पार्टनर को, और वो ऐसे देना पड़ेगा कि एज अ क्रेडिटर देना पड़ेगा, नॉट एज अ पार्टनर। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कभी भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। वैसे ही ध्यान रखना, मैनेजर कमीशन, बार बार बता रहा हूं, मैनेजर्स कमीशन ये भी कभी भी आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। ये वर्किंग नोट में शो होगा। अगर ये चीजें डिडक्ट नहीं हुआ है नेट प्रॉफिट से तो इसको आप वर्किंग नोट में माइनस करेंगे, उसके बाद फिर उसको उठा के कहां पे लेके आएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट को लेके आएंगे। अगर ये माइनस हो गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों कभी भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होगा। अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंसेप्ट। कुछ कुछ चीज़ें और है, इसको बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा, अभी इतना आसान नहीं है, मतलब जितना चीज़ें आपको दिख रहा है वो नहीं है। अभी हमको एक एक टॉपिक को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है, कहाँ शो करना है, कितना अमाउंट आएगा, किस कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करना है। सेम चीज़ें सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व, ये सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक देखते जाएंगे। अगर इसी लेक्चर में आपको बताने की कोशिश करूंगा तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, और बहुत सारी बातें मैंने जो आपको बताया केयरफुली उसको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके बताऊंगा, एक एक पॉइंट्स को बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, कहां पे शो करना है, कब शो करना है, क्यों नहीं करना है या क्यों करना है, सारा रीजन के साथ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताऊंगा। अभी खैर हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी एक आध प्रैक्टिकल सिंपल क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स है, कुछ बातें हैं, उसको मैं नोट से आपको बताते हुए चलता हूं और समझाते हुए चलता हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है,
चलिए देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, मैंने जो पॉइंट बता दिया उसको रीड नहीं करूंगा, फटाफट आपको खत्म कर देता हूं। पहला पॉइंट हमने बात कर चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अमंग दी पार्टनर। दूसरी बात है प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये एक्सटेंशन टू P&L अकाउंट है, ये भी बात मैंने आपको बता चुका है। ओनली थिंग्स रिलेटेड टू पार्टनर्स कैन बी शोन, पार्टनर से रिलेटेड चीजें ही यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो शो होगा, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट है, मतलब डेबिट क्या करेंगे एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट क्या करेंगे इनकम एंड गेन, ये भी पॉइंट मैंने आपको बता चुका है। आगे देखते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट उधर क्रेडिट साइड डेबिट साइड, डिक्रीजिंग आइटम क्रेडिट साइड, इंक्रीजिंग आइटम क्रेडिट साइड और डिक्रीजिंग आइटम डेबिट साइड, ठीक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है, क्योंकि जो पार्टनर को मिलता है वो फर्म के लिए माइनस होता है, तो फर्म के हिसाब से देखो, पार्टनर के हिसाब से मत देखो, ठीक है। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम चार्ज अगेंस्ट P&L, यहां पे देख सकते हो जैसे P&L में आता है, यहां पे नेट प्रॉफिट आ गया वो इधर ट्रांसफर होगा और नेट लॉस आ गया वो किधर ट्रांसफर होगा, इधर होगा, ठीक है। उसके देखो बाय नेट प्रॉफिट, लेकिन यहां पे ब्रैकेट में बहुत सारी बातें मैंने लिखा वो आपको समझा चुका ऑलरेडी। देखो नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस मैनेजर कमीशन इफ नॉट डिडक्टेड, मैंने अभी बताया कि अगर पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ है तो पहले बाहर ही माइनस कर लो, मैनेजर कमीशन अगर माइनस नहीं हुआ है तो बाहर ही माइनस कर लो और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसको यहां पे लेके आना है। दूसरा यहां पे लिखा हुआ है, सेकंड टॉपिक है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कब लिखना है मैंने आपको बता चुका है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब लिखना है वो भी आपको बता चुका है। डेबिट साइड क्या लिखेंगे, नेट लॉस, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, नेट लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, करेंट अकाउंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, जनरल रिजर्व। देखो पार्टनर बार बार क्यों लिखा है, क्योंकि जो चीजें हैं वो सब पार्टनर से रिलेटेड है, किसी और से रिलेटेड नहीं, एम्प्लॉय या फिर मैनेजर से रिलेटेड नहीं है, ये हो गया, ठीक है। उसका जब टोटल करेंगे हमारा क्या आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल लॉस, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट भी पार्टनर्स के बीच में बटेगा और डिविजिबल लॉस होगा तब भी पार्टनर के बीच में बटेगा। डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल लॉस कैसे आता है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, ठीक है। सो ट्रांसफर टू द एंटायर पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इफ नॉट गिवन देन इक्वली, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जितने भी पार्टनर को ट्रांसफर किया जाएगा और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली ट्रांसफर किया जाएगा। सेम रूल अप्लाई होगा किसके लिए, लॉस के लिए, है ना। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट, और डिविजिबल लॉस कैसे आएगा, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, ये भी मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। कुछ एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ पॉइंट नोट करने वाली बात देख सकते हैं। देखो कोई भी एक ही आएगा, या तो नेट लॉस आएगा या तो नेट प्रॉफिट आएगा, या डिविजिबल प्रॉफिट आएगा डिविजिबल लॉस आएगा, दोनों एक साथ आने की गुंजाइश नहीं है। कैपिटल अकाउंट इज यूज फॉर फ्लक्चुएटिंग मेथड और करेंट अकाउंट इज यूज फॉर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, ये भी मैंने आपको बता चुका है। ओनली द थिंग्स रिलेटेड टू पार्टनर्स कैन बी शोन, पार्टनर्स रिलेटेड चीजों को दिखाएंगे। नोट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड मैनेजर कमीशन आर नॉट शोन इन दिस अकाउंट, ये भी मैंने आपको बता चुका है। इफ एनीथिंग इज मेंशन एज अ चार्ज then should be shown in P&L account and not in appropriation account। इसका मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूं और इसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो एज अ चार्ज का मतलब क्या होता है, हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक P&L अकाउंट बनाते हैं और एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए एक हम क्या बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट, और एक बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कभी भी वो बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी पॉइंट, चाहे पार्टनर का सैलरी हो, पार्टनर का कमीशन हो, कुछ भी चीजें हो, अगर वो एज अ चार्ज वर्ड यूज करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ चार्ज वर्ड, ये दिख रहा होगा आपको, तो एज अ चार्ज वर्ड यूज कर मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि उन चीजों को आपको इस अकाउंट में शो नहीं करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करना है, P&L अकाउंट में शो करना है। कहां शो करना है, P&L अकाउंट में। तो कभी भी एज अ चार्ज वर्ड लिखा मतलब आप समझ जाना कि वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट होते हुए भी वहां पे शो नहीं करना है, उसको कहां पे शो करना है, P&L अकाउंट में शो करना है। इस बात को याद रखना। मैं जब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन अकाउंट और डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब आपको बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट और क्या डीप मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेट प्रॉफिट गिवन मींस आफ्टर डिडक्शन ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, ये है अनलेस स्पेसिफाइड, एंड ओनली प्रॉफिट गिवन मींस बिफोर डिडक्शन ऑफ दिस। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया है, मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन है या मैनेजर कमीशन, वो माइनस हो चुका है, और अगर ओनली प्रॉफिट दिया है
तो माइनस नहीं हुआ है, आपको करना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ कमीशन इज गिवन ऑन नेट प्रॉफिट मींस आफ्टर रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मैं आपको क्वेश्चन बनाते बताते समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है कि कमीशन जो है अगर नेट प्रॉफिट में दिया जा रहा है तो उसको कब देना है ना। तो ये मैं आपको अभी छोड़ देता हूं, इस पॉइंट को आप लोग को बाद में मैं जब डील करूंगा क्वेश्चंस को तो बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द ड्राइंग इज गिवन इन एडिशन टू देयर सैलरी मींस सैलरी प्लस अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ये भी इसका मतलब ये होता है, एक्चुअली जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तब आप समझ पाएंगे इसका मतलब क्या है। कि जैसे बोल रहा है ड्राइंग इज इन गिवन इन एडिशन टू देयर सैलरी, इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैं बोलता हूं कि पार्टनर ए है, पार्टनर ए को मिला सैलरी मान लो 5000, सैलरी कितना मिला 5000, और क्वेश्चन ये बोलता है कि ड्राइंग ऑफ ए 2000 इन एडिशन टू देयर सैलरी, इन एडिशन टू देयर सैलरी, उसका मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि उसने 2000 रुपए अलग से निकाला तो निकाला ही है, साथ में 5000 रुपए सैलरी का भी निकाल लिया, तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया भाई 7000 रुपए। तो इन एडिशन टू सैलरी मतलब ये हो गया कि सैलरी के साथ वो पैसे को निकाला जा रहा है, और अगर इन एडिशन टू सैलरी वर्ड नहीं लिखा है मतलब समझ लो वो सिर्फ 2000 विथड्रॉवल की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, तो ये सारा चीज हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। अभी मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता दूंगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, पर जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको चीजें याद नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, फिर मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। धीरे धीरे करके सारा लेक्चर्स को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कंटिन्यू हम लोग करते जाएंगे। कभी कभी ड्यू टू बिजनेस मैं यहाँ पे लेक्चर बनाने के लिए नहीं आ पाता हूँ, तो ठीक है, तो हम लोग स्लोली कंटिन्यू करेंगे और आपका 12th का कंटिन्यूअसली पढ़ाई होता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, दैट इज माय प्रॉमिस, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। नोट्स आपको अगर कुछ लिखना होगा तो पॉज करके लिख सकते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए तो ये है हमारा क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं और कैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हालांकि मैं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी बना के रख चुका हूँ, पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन 2 to 1, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, ये है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। सो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर वेयर 5 लाख एंड 2,50,000 ईच, मतलब एक्स वाई जेड का रिस्पेक्टिवली, है ना। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 10% पर एनम, तो ऊपर जो कैपिटल दिया वो उस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा। जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ, जेड को 2000 पर मंथ सैलरी भी देना है। और आपको देखो प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 2022 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। अब मैंने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, साफ साफ बता रहे कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, मतलब बोल रहा है कि जेड का सैलरी को माइनस करने के बाद। और अभी मैंने यही कंसेप्ट बताया था, बिफोर एप्रोप्रिएशन या फिर आफ्टर एप्रोप्रिएशन, तो इस क्वेश्चन में आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। चलिए एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले आप देखो कि नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 4 लाख, प्रॉफिट कितना दिया है 4 लाख, लेकिन इस प्रॉफिट में जेड का सैलरी माइनस हो चुका है जो कि पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन है, तो उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। और जेड का सैलरी कितना है 2000 पर मंथ, जैसे यहां पे लिखा है देखो टू जेड सैलरी, और यहां पे करंट अकाउंट लिखा है, लास्ट में समझाऊंगा करंट अकाउंट क्यों लिखा है। तो 24,000 कैसे 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 12 24,000। अभी 12,000 ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो इस 4 लाख में 24,000 हमने प्लस कर दिया, तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना हो गया 4,24,000। यहां तक समझ में आया। नाउ इनका जो कैपिटल है 5 लाख एंड 2,50,000, इस पे 10% इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर से होता है डेबिट साइड। तो देखो डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स करेंट अकाउंट, वाईज करेंट अकाउंट, जेड्स करेंट अकाउंट। 5 लाख का 10% 50,000, परसेंटेज तो निकालने सभी को आता है। फिर से 5 लाख का 10% 50,000, फिर 2,50,000 का 10% 25,000, और इन सभी को टोटल करेंगे दिया गया 1,25,000। ठीक है, सो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया, इन जेड का सैलरी समझ में आ गया, प्रॉफिट में सैलरी को ऐड कर दिया भी समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे टोटल करेंगे, तो इधर हो गया 4,24,000, और ये सब को टोटल करने के बाद आपका देख सकते हो यहाँ पे 1,25,000 प्लस 24,000, तो ये कितना हो गया 149। ठीक है, अब जितना बच गया देखो
4,24,000 में हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 1,25,000 को माइनस करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे 24,000 को, तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 2,75,000। हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 2,75,000। और ये 2,75,000 है पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1। तो बांटेंगे कैसे, 2,75,000 डिवाइडेड बाई 2:1, मतलब टोटल करके कितना हो गया 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 55,000। तो 55,000 का 2 मल्टीपल में किसको मिलेगा, x को, 55,000 का 2 मल्टीपल y को और 1 मल्टीपल वन मल्टीपल z को। तो 55,000 इंटू 2 1,10,000, 1,10,000 y को भी और z को मिल गया 55,000, मतलब 55,000 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 1, यही तो रेशियो है 2:1। इस हिसाब से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। फिर एक चीज और ध्यान देंगे, सभी जगह पे लिखा हुआ है, देखो करंट अकाउंट, यहां करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे वर्ड दिया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वर्ड नहीं दिया होता तो मैं यहां पे करंट की जगह क्या लिखता, कैपिटल अकाउंट लिखता, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लगभग कंसेप्ट को हमने खत्म करने की कोशिश किया है। कुछ जो चीजें छूट भी गया होगा वो आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन करते करते हम लोग क्या कर देंगे, डिलीवर करने की उसको कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।